मित्रों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। विज्ञानशाला परिवार में आपका स्वागत है और हमें पूर्ण उम्मीद है कि विज्ञानशाला परिवार की ओर से जो ऑनलाइन क्लास की जो सुविधा की जा रही है वो है जो सभी को पसंद आ रही होगी। और साथ में कई वीडियो ऐसे हैं जिनकी आवाज़ है जो सही नहीं आई, तो वो टेक्निकल है जो कमी है, तो उस चीज़ के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। परंतु आप जो भी वीडियो आपको मिलेंगे वो आपको अच्छे मिलेंगे। और दूसरी बात, आपसे निवेदन है कि आपके जो आस पड़ोस के जो कक्षा 9 से और 12 तक के जो छात्र हैं उनको आप जो सूचना दें, उनको अपने विद्यालय के बारे में जो बताएं कि ये विद्यालय जो कैसे है जो शिक्षा के लिए या शिक्षा के क्षेत्र में एक ऊंचे पायदान पर है, तो उनको बताएं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो विज्ञानशाला परिवार है उसे जोड़ने के लिए कहें या उनको प्रेरित करें कि विज्ञानशाला के बारे में, उनकी विशेषता के बारे में उनको बताएं और कैसे उनके लिए उपयोगी है वो सब चीज़ें उनको बताएं। अब हम जो भाषा और व्याकरण लिपि के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि व्याकरण कहते किसे हैं, व्याकरण की विशेषताएं क्या है, व्याकरण को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है। अब जो अगला जो टॉपिक है हमारा अंतिम, लिपि। कौन सा है बड़ा? लिपि। अब जो लिपि के बारे में जब हम सुनते हैं तो पहली बात तो आप लिपि कहते किसे हैं, इसकी जो परिभाषा है वो क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो लिपि होती है कि जो आपके किसी भाषा के जो ध्वनि संकेत होते हैं, किसी भी भाषा के जो ध्वनि संकेत होते हैं उनको लेखन चिन्हों में यदि हम व्यक्त कर दें, उनको लेखन चिन्हों में यदि हम प्रकट कर दें तो वही आपका है जो वही आपकी लिपि कहलाती है। अब ध्वनि संकेत जो स्वतंत्र आवाज़ होती है, उस स्वतंत्र आवाज़ को जब हम कोई लिखित रूप में या लेखन चिन्हों में जब हम प्रयुक्त करते हैं, किस में प्रयुक्त करते हैं बेटा? लेखन चिन्हों में। जब लेखन चिन्हों में हम प्रयुक्त करते हैं तब वो आपकी लिपि कहलाती है। कोई भाषा है, उसकी जो ध्वनि है और ध्वनि को ही जब हम लिखित चिन्हों में या लेखन चिन्हों में जब व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं तो वह आपकी क्या कहलाती है बेटा? लिपि कहलाती है। तो इस तरह आप जो इस लिपि की परिभाषा आपने पढ़ी कि किसी भी भाषा की जो स्वतंत्र ध्वनि है उस स्वतंत्र ध्वनि को या ध्वनि संकेतों को यदि हम लेखन चिन्हों में या लेखन संकेतों में हम व्यक्त कर दें या व्यक्त करते हैं तब वह लिपि कहलाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब हम लिपि को पढ़ भी सकते हैं। कहने का तात्पर्य लिपि का ये जो भाषा है उसको हम पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और उसका आकार भी हमें सही समझ में जो सही तरीके से समझ सकते हैं। अब तक तो जो भाषा है उसको अगर प्राचीन समय की बात करें तो उस समय हो सकता है इस विधा का प्रयोग न हो, परंतु जो हमको जो पढ़ने लिखने समझने के है जो उनको जो पढ़ने का तो हमको मौका मिला हो, परंतु हम जो उनको कैसे व्यक्त करें इनका शायद हमको ज्ञान न हो प्रारंभिक समय में। परंतु अब यह है कि जो लेखन चिन्ह होते हैं उनको हम आसानी से जो ध्वनि संकेत है उनको लेखन चिन्हों में व्यक्त करके जो हम भाषा को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, और वही क्या होती है? लिपि कहलाती है। अगर अब हम हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि के बारे में बात करें तो वो है देवनागरी। परंतु जो देवनागरी लिपि है वह भी किसी अन्य लिपि से उत्पन्न हुई है। यदि हमारे जो भारत है
उसमें यदि आप प्रारंभिक लिपियों के बारे में बात करें, प्रारंभिक लिपियों के बारे में बात करें तो 2 लिपियां थी, एक तो ब्राह्मी और एक खरोष्ठी। कौन कौन सी लिपियां थी बेटा? कि एक तो ब्राह्मी और एक खरोष्ठी, 2 लिपियां थी। शिवम भैया अच्छी तरह ध्यान दें यहाँ पर कि ब्राह्मी और खरोष्ठी 2 लिपियां थी। अब जो ब्राह्मी है इसने अपने रूप में जो बदलाव किया, अपने आप को जो इम्प्रूव किया, उसको विकसित बनाया। तो जो ब्राह्मी लिपि है उसी से हमारी जो लिपि है देवनागरी लिपि, ये जो प्रकट हुई है यह उसी से उत्पन्न हुई है। अब आप देखेंगे कि ये जो देवनागरी है, अब आगे जो देव है उससे पता चलता है कि ये लिपि देवताओं की है, यानी कि ये वैदिक जो ग्रंथ है उसमें इस लिपि का प्रयोग किया गया होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी जो लिपि है देवनागरी, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। इसके साथ साथ विश्व में अनेक लिपियां भी हैं, उनको भी हम देखो बताते हैं कि यदि आप हिंदी की लिपि के बारे में बात करें तो वो है देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी भी कहते हैं इसको, देवनागरी। यदि हम अंग्रेजी भाषा की लिपि के बारे में बात करें, किसकी लिपि? अंग्रेजी भाषा की, तो वो आपकी रोमन है। कौन सी है? रोमन है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेजी को जो लिखने का जो तरीका है वो अलग है। और आपकी जो यदि पंजाबी की बात की जाए, पंजाबी की बात की जाए तो पंजाबी की कौन सी है बेटा? गुरुमुखी। कौन सी है? गुरुमुखी। और यदि आप उर्दू की बात करें, किसकी बात करें? उर्दू की, तो उनकी जो लिपि है वो फारसी है। अब हमारी हिंदी है जो संस्कृत से उत्पन्न हुई है, तो आपकी हिंदी के साथ साथ आपकी जो ये लिपि है देवनागरी, ये संस्कृत की भी है। किसकी है? संस्कृत की भी है। ये जो कोंकणी है, जो कोंकणी जो आपकी भाषा है, कोंकणी जो कहाँ पर बोली जाती है? गोवा में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? गोवा में। ये जो लिपि है ये भी आपकी देवनागरी लिपि है। यहाँ तक कि मराठा या मराठी जो भाषा है, ये जो नेपाली जो भाषा है, सब में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ये सब चीज़ें आपको ये जो भाषा है संस्कृत, कोंकणी, मराठी, नेपाली, हिंदी, इन सब में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अब यदि हम ये लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी उसके बारे में चर्चा करें तो इसका वही व्याकरण की तरह इसकी भी आवश्यकता है। जैसे व्याकरण की आवश्यकता हमको पड़ी, ठीक वैसे हमको लिपि की भी आवश्यकता होती है। कि इसमें होता क्या है कि यदि आप देखें तो जो आपकी जो लिपि है वो उसके 2 भेद किए गए हैं। लिपि के कितने भेद किए गए हैं? 2। और उन 2 भेदों में जो आप बता सकते हैं वो दो भेद कौन से हैं? और सब जानते हैं परंतु ज्ञान नहीं है उनको, उन्होंने कभी है जो उस पर है जो ज़्यादा विचार नहीं किया है। तो इसके दो भेद किए गए हैं, एक तो स्वर है और एक है व्यंजन। ये 2 हैं, यानी कि आप जो देवनागरी लिपि है उसको इन 2 रूपों में आप प्राप्त करेंगे। है ना आश्चर्य की बात कि स्वर लिपि जो आपकी लिपि है कौन सी? देवनागरी। आपकी जो देवनागरी लिपि है उसको 2 भागों में आप प्राप्त करेंगे। यह 2 प्रकार उसके किए गए हैं और वो 2 प्रकारों में एक तो है स्वर और दूसरा है व्यंजन।
अब स्वर, तो स्वर के बारे में हम जो आपको डिटेल में आगे बताएंगे, परंतु स्वर कहते किसे हैं कि वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हमको अन्य ध्वनियों की आवश्यकता नहीं होती हैं, वे आपकी स्वर ध्वनियाँ कहलाती हैं। और जिनके उच्चारण में हम अन्य ध्वनियों की आवश्यकता लेते हैं, स्वर ध्वनि की आवश्यकता लेते हैं, वे आपके व्यंजन कहलाते हैं। अब स्वर, अब इसके अंतर्गत लिपि के अंतर्गत होता क्या है कि ये है जो प्रमाणिकता करती है, मानकता प्रदान करती है। कैसे कि हम है जो ए को ऐसा बनाएंगे, ये लिपि है। अब यानी कि हमारी देवनागरी लिपि ने हमको बताया कि आपका जो ए स्वर है वो ऐसे लिखा जाएगा। अगर हमारी देवनागरी लिपि आ के बारे में हमको बताती है तो ये बताती है कि आ को ऐसे लिखा जाएगा। अब अगर वही लिपि हमसे यूं कह देती कि नहीं ये आ है और ये ए है, तो हम भी आज वैसे ही उसको पढ़ रहे होते हैं। तो अब इसने अब हमने कहा ना कि ए, अब जो ए मैंने जो ध्वनि निकाली है उसको हमने अंकित कर दिया, लेखन चिन्ह में प्रयुक्त कर दिया ऐसे कि अब जब भी आप ए बोलेंगे तब आप ऐसे लिखेंगे, जब आपको आ बोला जाएगा तब आप एक मात्रा और बढ़ा देंगे, और ऐसे ई बोलेंगे, बड़ी बोलेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे, ऊ बोलेंगे दोनों उनको ऐसे लिखेंगे, री को ऐसे लिखेंगे, ए, आई, ओ और औ इनको आप ऐसे लिखेंगे। ऐसा हमको ये बताती हैं। इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये तो है नहीं है कि हम ए को आ बोलने लग जाए या ए को ओ बोलने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर ओ बोलते हैं तो हम लिखेंगे कैसा, ऐसा लिखेंगे। यदि हम ए बोलते हैं तो लिखेंगे कैसा, ऐसा। यदि हम री बोलते हैं तो लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे। ये नहीं है कि बोला री है और लिखिए ई दिया, ऐसा नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो स्वर है उसके अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, इनका अध्ययन हमको कराया जाता है। और उनके जो बनावट है, उनके जो लेखन चिन्ह जो बनावट है, उसका जो आकार है, जो रूप है, वो हमको बताया जाता है कि इसके अंतर्गत ये चीज़ें आएंगी। इसके बाद में अगर आप देखें तो जो और मात्राएं, स्वर की मात्राएं, स्वर की मात्राएं, स्वरों में क्या क्या आती है लेखन चिन्हों में, स्वर की मात्राएं। यानी कि कोई जरूरी नहीं है अब अगर वो स्वर ही बोले ए तो आपको ऐसे लिखना है, परंतु स्वर की मात्राएं प्रयोग कहाँ पर होती हैं, जहाँ पर व्यंजनों का प्रयोग होता है, यानी कि व्यंजन के साथ जब उसको जोड़ा जाता है तब स्वर की मात्राओं का हम प्रयोग करते हैं। तो कई हैं बच्चे, मैं अपनी कक्षा की बात कर रहा हूँ, इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो ए की मात्रा नहीं जानते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि ए होती है कि ए की मात्रा होती है कि नहीं होती है। तो हम आपको बताएं कि ए की जो मात्रा होती है वो नहीं होती है, डायरेक्ट किसकी आती है, आ की मात्रा आती है। ए की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा आती है। आ के बाद में आपके जो ई है उसकी मात्रा आती है, जैसे आप बारकड़ी लिखते हैं नहीं, ई छोटी, बड़ी के लिए पीछे की तरफ से कर देते हैं, छोटे ऊ के लिए यूँ लगा देते हैं, बड़े ऊ के लिए यूँ लगा देते हैं, और आपके री के लिए नीचे को ऐसे लगा देते हैं। ए के लिए देखो यहाँ पर भी है जो बच्चे है जो गलती कर देते हैं, और जो तो बड़ी बड़ी कक्षाओं के कर देते हैं, उनको पता ही नहीं है कि ए और आई की मात्रा कैसे होती हैं। ये ए की है और ये औ की मात्रा है। इसके बाद में ओ की मात्रा ऐसे लगती है और औ की मात्रा ऐसे लगती है। तो ये जो स्वर की मात्राएं हैं ये इसमें प्रयुक्त होती हैं, परंतु आप ध्यान रखें ये मात्राएं हमेशा व्यंजन के साथ ही प्रयुक्त होती हैं। इसके साथ साथ स्वर में और कौन कौन से आते हैं, अनुस्वार आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, अनुस्वार। और अनुस्वार
और इसके बाद में आ जाता है अनुनासिक, चंद्रबिंदु, ये सब इसमें आ जाते हैं। और इसके साथ साथ आपके जो विसर्ग हैं, विसर्ग भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये स्वर के अंतर्गत आते हैं। लिपि में विसर्ग को ऐसे अंकित करते हैं, चंद्रबिंदु को ऐसे करते हैं, आपके जो अनुस्वार है उसको ऐसे व्यक्त करते हैं, जो स्वर की मात्राएं होती हैं उनको आ छोटी बड़ी इनको ऐसे व्यक्त करते हैं, और जो आपके स्वर हैं उनको ऐसे लिखे जाते हैं। ये स्वर के है जो लिखने के तरीके हमको कौन बताती है? देवनागरी लिपि। हमने ई बोला तो ई लिखना है, ऊ बोला तो ऊ लिखना है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसा हम उच्चारित करते हैं वैसा ही हमको लिखना होता है। अब यदि हम व्यंजन की बात करें, यदि हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में होता क्या है? कि आपके जितने भी जो व्यंजन वर्ण है वो इसमें आ जाएंगे। आप जो पूरा जो कैसे लेकर के आप जो ये वरल स और है तक आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद में आपके जो उन व्यंजन है उनको कै को ऐसे लिखा जाएगा, ख को है जो वो बता देते हैं, लिपि ऐसे लिखते हैं, ग को ऐसे लिखते हैं। तो ये लेखन चिन्ह हमको बता दिए जाते हैं है तक। और इसी के अंतर्गत आपके जो संयुक्त व्यंजन भी इसी के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त व्यंजन जैसे कि आप लिखते हैं छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, बाबा भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो ये है जो दो वर्णों से मिल करके बने होते हैं। कई बार आप जो इसका भी प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपके ऐसे व्यक्त होता है। इसके साथ जो ग्रहित व्यंजन हैं, जो दूसरे हैं, जो दूसरी भाषाओं से हमने लिए हैं ग्रहित, वो जो ग्रहित व्यंजन हैं वो आपके होंगे क, ख, ग, फ, व। ये नीचे को जो चिन्ह लगता है इनको नुक्ता बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नुक्ता। ये जो लिए गए हैं। और अंग्रेजी स्वर है, अंग्रेजी स्वर कौन सा? अंग्रेजी स्वर। वैसे इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आते हैं, परंतु आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ। ओ इसको ऐसे, या फिर आपने इसको ऐसे देखा होगा, इसको ऐसे व्यक्त करते हैं। ऑफिस, डॉक्टर, ऐसे इसको प्रयुक्त करते हैं। इसके साथ ये जो आपके हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। ये देवनागरी लिपि को दो भागों में हमने विभक्त किया है। अब जो देवनागरी लिपि है इसकी विशेषता क्या है? ये कैसे अन्य जो लिपियों से श्रेष्ठ है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि जो देवनागरी लिपि है उसकी जो विशेषता हम पढ़ेंगे। और विशेषता ये सबसे श्रेष्ठ। और आपको यह जान करके भी बड़ी खुशी होगी कि यदि आज के समय में जो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, जो विशेषज्ञ हैं, भाषा के विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि यदि कंप्यूटर के लिए जो सर्वोत्तम लिपि जो मानी गई है वो आपकी देवनागरी लिपि मानी गई है। तो ये जो आज के समय में जो लिपि है ये देवनागरी लिपि ये वास्तविक रूप में सर्वोत्तम लिपि है। ये कंप्यूटर के लिए परम आवश्यक है। आने वाले समय में इसकी उपयोगिता निश्चित बढ़ जाएगी। अब विशेषता के बारे में बात करें कि यह जो लिपि है जो प्रत्येक वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का उच्चारण स्थान, प्रत्येक वर्ग का उच्चारण स्थान, प्रत्येक वर्ग करो इसको, प्रत्येक वर्ग के वर्णों का
प्रत्येक वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान समान होता है। अब देखो कैसे, अब वर्ग कहते किसे है कि जैसे क, ख, ग, घ और ण। अब इसको हम किससे इसको इंगित करते हैं? क वर्ग से। किससे करते हैं इसको? क वर्ग से इसको अंकित करते हैं, इंगित करते हैं। अब ये यूँ कह रहा है कि जो प्रत्येक वर्ग है, चाहे क हो, चाहे च हो, चाहे ट हो, चाहे प हो, तो ये जो प्रत्येक वर्ग है इसमें जो वर्ण आते हैं, 5-5 जो वर्ण आपके आते हैं, ये सभी वर्ण 5-5 कौन से? जैसे कि क का वर्ग कौन सा हो गया? ख, ख, ग, घ, गण, ये इसका पूरे वर्ण हो गए। और ये जहाँ से क वर्ग उच्चरित होगा वहीं से आपका ख उच्चरित होगा, वहीं से आपका ग उच्चरित होगा, वहीं से घ, वहीं से ण उच्चरित होगा। कहने का तात्पर्य है कि पूरा क वर्ग एक ही स्थान कंठ से उच्चरित होता है। कहाँ से उच्चरित होता है? कंठ से। तो जो वर्ग है, जो प्रत्येक वर्ग है और प्रत्येक वर्ग के जो वर्ण है वो उसी वर्ग के उच्चारण स्थान से उच्चरित होते हैं, समान होता है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? उच्चारण स्थान समान होता है। क भी कंठ से बोला जाएगा, ख भी कंठ से, ग भी कंठ से, घ भी कंठ से, ऋण भी कंठ से। इसमें वैज्ञानिकता है, ये नहीं है कि इसमें तुक्का मार दिया हो, नहीं, इसमें वैज्ञानिकता है। इसलिए हमारी जो भाषा है वो श्रेष्ठ है, हमारी जो लिपि है वो श्रेष्ठ है। इसके साथ ही जो हमारी जो अगली जो विशेषता है, हमारी जो अगली विशेषता है वो ये है कि इसमें शिरोबंद रेखा का प्रयोग किया जाता है। कौन सी रेखा का? शिरोबंद रेखा का प्रयोग किया जाता है कि इसके ऊपर आप ऐसे रेखा कहते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया कैमल, ये ऊपर रेखा कहते हैं, ये शिरोबंद रेखा है। तो शिरोबंद रेखा का प्रयोग करते हैं। अगली जो इसके विशेषता है कि जैसे उच्चरित करते हैं वैसे ही लिखते हैं। जैसे हम जैसा उच्चरित करते हैं वैसा लिखते हैं। आई समझ में बात? कुछ पल्ले पड़ेगा आपके? अरे भाई, कहने का तात्पर्य है कि यदि मैं क उच्चरित करूंगा तो क ही लिखूंगा ऐसे। ये नहीं है कि क उच्चरित करके हमने ख लिख दिया, ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा अंग्रेजी में होता है कि आप बोल क्या रहे हैं और लिखना क्या पड़ता है। कई ऐसे शब्द हैं, आप खुद भी है जो देखते होंगे, कई वर्ण अंग्रेजी में साइलेंट हो जाते हैं, और यहाँ पर अपने कोई साइलेंट नहीं है, कोई छिपा हुआ नहीं है, सब अपना प्रभाव दिखाते हैं, सब अपना अपना महत्व प्रदर्शित करते हैं। परंतु अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। वहाँ अपने यहाँ पर प्रत्येक शब्द का उच्चारण स्थान है, प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान है जो भिन्न भिन्न हो सकता है और होता है। एक वर्ग का उच्चारण स्थान में एक वर्ग के उच्चारण स्थान में जितने भी वर्ण आते हैं उनका उच्चारण स्थान एक है और वो उच्चरित भी वहीं से होंगे, परंतु और उनको बोला भी ऐसे ही जाएगा। परंतु अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, जबकि आज की प्रमुख भाषा मानी जाती है। अब जैसे कि आप बोलते हैं, एक तो होता है KNOW, इसको भी आप नो बोलते हैं, और एक नो ये भी है, इसको भी आप नो बोल रहे हैं, परंतु बोलने में नो बोल रहे हैं, और जब आता है तो KNOW, ये नो ऐसा हो गया। अरे भाई, लिखने में बोलने में अंतर क्यों है? ये कहीं न कहीं संदेह पैदा करता है, कहीं न कहीं हमारे लिए जो मुसीबत पैदा करता है। इसलिए अगर प्रामाणिकता के बारे में बात करें, परिनिष्ठित रूप के बारे में बात करें, तो हमारी देवनागरी लिपि हमारी हिंदी भाषा ही है। अब कंप्यूटर के लिए उपयोगी कैसे है? अब हमारे हिंदी में तो हम जैसा बोलेंगे नो,
तो वैसे ही 9 लिखा आएगा। परंतु अंग्रेजी में कंप्यूटर की इच्छा पर निर्भर होता है कि आप उस समय कौन सा शब्द प्रयोग में कर रहे हैं। अब आप बोलना तो ये 9 चाहते हैं, कंप्यूटर बार बार ये लिखेगा। स्पीकर के द्वारा आप बोलेंगे तो वो तो ये लिख देगा। अगर आपकी इच्छा है इसको लिखने की तो कंप्यूटर ये भी स्वीकार कर सकता है, तो इसको आपको एंटर करना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो लिपि है वो वास्तविक रूप में सबसे श्रेष्ठ लिपि है। इसके बाद यदि आगे हम इसके विशेषता के बारे में बात करें, हमारी देवनागरी लिपि की विशेषता के बारे में बात करें, तो इसकी जो प्रमुख विशेषता ये है कि प्रत्येक वर्ण की बनावट अलग अलग है। प्रत्येक वर्ण की बनावट अलग है। अगली जो विशेषता देखें तो इसमें होगी कि जो हमारे जो वर्ण है वो गुलाई में होते हैं, घुमावदार होते हैं। वर्ण है वो घुमावदार होते हैं, घुमावदार होते हैं। इसके वर्ण ज़्यादातर हमको गुलाई में मिलेंगे, घुमावदार मिलेंगे। ज़्यादातर आपको जो गोलाकार होते हैं उनमें वर्ण आपको मिलते हैं। इसका जो अगला है, अगला जो इसका जो विशेषता है वो ये है कि ये अन्य लिपि की अपेक्षा, जो विश्व में जो अन्य दूसरी जो लिपियां हैं उनकी अपेक्षा ये कम स्थान घेरती है। कि ये अन्य लिपि की अपेक्षा, अन्य लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अंग्रेजी में जो सुरेंद्र लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं। अगर मीनिंग में कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। SURENDRA ये सुरेंद्र की मीनिंग है। और जब हम इसको अब लिखेंगे हिंदी में तो सुरेंद्र। अब देखिए इसने कितना स्थान घेरा है और इसने कितना सा स्थान घेरा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जो लिपि है वो अन्य लिपियों की अपेक्षा कम स्थान घेरती हैं। और देखिए सबसे अच्छा जो इसकी विशेषताएं हैं, सबसे जो अच्छी विशेषताएं हैं वो ये भी है कि यहाँ पर हम संयुक्त वर्णों का प्रयोग कर सकते हैं। संयुक्त वर्णों का प्रयोग होता है, परंतु विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा नहीं है। संयुक्त वर्ण का प्रयोग नहीं होता, परंतु हमारी देवनागरी लिपि में संयुक्त वर्ण का प्रयोग होता है। इस तरह ये जो विशेषताएं हैं ये हमारी देवनागरी लिपि को जो अन्य लिपियों से विशिष्ट बनाती हैं, श्रेष्ठ बनाती हैं, और ये जो विश्व की श्रेष्ठ लिपियों में गिनी जाती हैं और ये अति प्राचीन भी है। इस तरह हमको हमारी भाषा, हमारी हिंदी भाषा, लिपि, व्याकरण, इन पर है जो गर्व करना चाहिए। इनको श्रेष्ठ समझे, इनको पढ़ करके, इनको समझ करके, इनको जो इनका गहन अध्ययन करके, इनके जो इनमें जो विशेषता है उनको हम पढ़ें और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। इसके साथ साथ हीन भाव आपके मन में न आए कि मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ। कई हैं बच्चे जो हिंदी को बोलने में, लिखने में जो कहीं न कहीं अपने जो एक अपने आप को हीन समझने लग जाते हैं, ये एक तुच्छ भाषा इसको समझने लग जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है 12वीं कक्षा में या 11वीं कक्षा में या फिर आपके कॉलेज स्तर पर कि आपने क्या सब्जेक्ट चूज़ किया है, क्या चुने हैं, तो वो कहेगा कुछ नहीं यार मैंने तो हिंदी ली है। परंतु ऐसा कहना गलत है। प्रत्येक भाषा का महत्व है
और जितनी भी जो भाषाएं हैं सब ने अपने अपने क्षेत्र में जो विकास किया है और वो अपने आप को श्रेष्ठ हमेशा साबित करती रही हैं। अब ये आपका जो आपके व्यवहारिक जो व्याकरण है, जो भाषा है, व्याकरण है, लिपि है, ये जो समाप्त हो चुके हैं और इससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।